तो इसी जनरेटर के केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इमोशनल ईएमएफ इज गिवन एज VBL sin of theta. If we have a generator, these two sides will be responsible for the EMF. There would be no effect on these two sides. So the total EMF that is generated by the coil was equals to 2 VBL sin of theta. I took this to the other side and इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया था R omega cos V is equals to R omega होगा. So 2R and L. So I wrote it as the total area that is responsible for the generation of the EMF in the coil. By putting it in the equation, we got omega AB sin of theta. और अगर हम इस rectangular coil के against number of turns of coils use करने चाहिए and omega AB बनता है. And then I said that the maximum EMF would be equals to n omega AB. And why is that? Because maximum EMF कब होगा जब theta is equals to 90 होगा. तो दिस इज द मैक्सिमम EMF. उसको मैं इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दूंगा और E would be E naught sin theta और यहीं से हम लोगों ने I is equals to I naught sin omega t की इक्वेशन लिखी वो वहां तक ड्राइव किया था. अब as I discussed before we have to see the relationship, बल्कि सॉरी I have to see the chapter 4 कि इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्या alternating currents के अंदर. किसी ने बॉदर किया था चैप्टर को एक दफा भी देखने के लिए? Alternating current. जिसको CRO कहते हैं. CRO is cathode ray oscilloscope. Let me take you to that point first, then I'll show you how this thing works. Farid the Great is here finally. तो हमारे पास यहाँ पे कैथोड होता है at this point. ये पूरा सिस्टम जो है एक सील्ड चैम्बर में होता है. सील्ड ग्लास चैम्बर होती है, वैक्यूम्ड होती है, so that कोई आउटसाइड इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस ना हो उसके अंदर. As the name indicates, cathode ray oscilloscope, that means it will use electrons for the wave formation. कैथोड को हीट अप किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फिलामेंट बल्ब. जब कैथोड हीट अप होता है फिलामेंट बल्ब से तो वो क्या करता है, लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स. वो इलेक्ट्रॉन्स को मोबिलाइज कराया जाता है. यहाँ पे एनोड्स लगे हुए होते हैं, हाई वोल्टेज एनोड्स लगे हुए होते हैं. उन्होंने यहाँ पे शो नहीं किया है. यहाँ पे एनोड्स होते हैं, वो उसको फोकस करते हैं टुवर्ड्स द प्लेट्स. ये हमारे पास मैग्नेटिक प्लेट्स होती हैं, एक्स प्लेट एंड वाई प्लेट. जो एक्स प्लेट है ऑब्वियसली वो डिफ्लेक्ट करवाएगी अलोंग द एक्स एक्सिस और वाई प्लेट कहाँ पे डिफ्लेक्ट कराएगी इलेक्ट्रॉन को अलोंग द वाई एक्सिस. ये जो स्क्रीन होती है ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है. सन की स्पेलिंग मुझे भूल गए. भारत फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है. इसमें जब जाके वो हिट करता है तो हमारे पास लाइट प्रोड्यूस होती है. अब सीआरओ के यूजेज के अंदर हमने बात डिस्कस कर ली कि सीआरओ बेसिकली करता क्या है, हमारे इनपुट सिग्नल को, और कोई भी हो सकता है, साउंड लाइट वेव कुछ भी हो सकता है, उसको वेव फॉर्म की फॉर्म में शो करता है. एक्स के अलाउंग टाइम सेटिंग होती है हमारे पास. वाई के अलाउंग जो है वो वोल्टेज की सेटिंग होता है. ओके. अब एक्स के अलाउंग जो सिग्नल होता है वो हमें सीआरओ में बाय डिफॉल्ट मिलता है और उसको क्या कहा जाता है,
टाइम बेस्ड सेटिंग कहा जाता है। अगर हम उसके ऊपर कोई भी इनपुट नहीं देंगे तो हमारे पास 100 तुच्छ जो है वो वेव फॉर्म शो होगी स्क्रीन के ऊपर, जो कि कौन दे रहा होगा हमारे पास, एक्स के अलोंग जो है वो इनपुट सिग्नल जो है वो आ रहा होगा। इसको टाइम बेस्ड जनरेटर भी कहते हैं, इसको स्वीप वोल्टेज भी कहते हैं। जब हम y के ऊपर ना सिग्नल देते हैं तो ये जो हमारे पास सेटिंग है ये y के अकॉर्डिंगली क्या करती है, फिर अपने आप को इसका एम्पलीट्यूड वो चेंज होता है और हमारे पास सिग्नल आता है। सो y का सिग्नल x को मॉडिफाई करता है अपने अकॉर्डिंगली, और हम लोग आउटपुट को अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, सेट करते हैं। अब जो CROS की हेल्प से हम लोग वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं एंड पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। And it's a very accurate device for finding the voltages and even better than voltmeters. So हम लोग इजीली जो है, हाँ हम इसमें comparisons भी कर सकते हैं टू सिग्नल्स का, कि वेदर वो हमारे पास जो है वो इन फेज है या आउट ऑफ फेज है। ऑब्वियसली उनको फिर रिस्पेक्टिवली जो है सिग्नल्स को अप्लाई किया जाएगा अलोंग एक्स एंड वाई एक्सेस, और फिर हम सिग्नल्स को आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। बाकी एट द एंड ऑफ द लेसन इसको रीड कर लेना, लेट मी नो इफ देयर इज एनीथिंग अदर। मैंने बहुत बेसिक से आपको पढ़ाया है, इसकी डिटेल में मैं बिल्कुल भी नहीं गया, क्योंकि आई डोंट थिंक सो दैट दैट वुड बी एनीथिंग इंपॉर्टेंट, और सिलेबस में उसका तो पार्ट इतना जो खास आएगा हमारे पास। अच्छा, अब आ जाते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के ऊपर। ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती क्या है? अब रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। और एस का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। तो क्लियरली हमारी जो भी क्वांटिटी होगा उस वो कुछ ऐसी दिखेगी हमारे पास। एंड आई एम सॉरी, वो टू लगाना मैं भूल गया। ठीक है, का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है हमारे पास। तो बेसिकली हमारे पास जितने भी मीटर्स वगैरह होते हैं, हमारे पास जो नेचुरल करंट आ रहा था, मैंने आप लोगों को बताया था कि वो किस फॉर्म में आ रहा होता है, वो ऑल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में आ रहा होता है। हमारे जो मीटर्स हैं वो डीसी सिग्नल्स जो हैं उनको मेजर करता है। तो कैलिब्रेशन इस तरीके से की जाती है कि जो हमारा मीटर है वो हमें एक्चुअली उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं शो कर रहा होता ऑफ वोल्टेज एंड करंट, बल्कि क्या शो कर रहा होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू शो कर रहा होता है हमारे पास। ठीक है, सपोजिटली कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, इसके अंदर हम लोग इस पॉइंट को ध्यान में रखते हैं कि हम लोग डीसी मीटर को शो करें तो डीसी मीटर की वैल्यूज हमारे पास पीक वैल्यूज क्या होती हैं, डीसी मीटर कह रहा सॉरी, सिंपली हमारे पास पावर किसकी इक्वल होती है, वी आई या आई स्क्वायर आर की इक्वल होती है हमारे पास। ठीक है, और जो एवरेज पावर होगी हमारे पास वो किसकी इक्वल आएगी, जीरो के। वो कैसे, तो बता सकता है एवरेज पावर जीरो कैसे होगी हमारे पास, एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले मुझे ये बताएं। आई एम आस्किंग यू गाइस द क्वेश्चंस, चुप करके क्यों बैठे हुए हैं सब लोग। जी, sum over total number. हम करते हैं यार। तो अगर हम एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फाइंड आउट करें तो करंट की पीक वैल्यूज जो होती हैं ये होती हैं पॉजिटिव Oh, they're कैंसिल हो equals, जाएगी एंड ना। नेगेटिव। हाँ कैंसिल हो की जाएगी। वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन हमें मीटर रीडिंग तो शो करता ही करता है। इट मींस कि वो हमें एवरेज वैल्यू नहीं शो कर रहा होता, बल्कि एवरेज स्क्वायर वैल्यू को जो है वो शो कर रहा होता है। वो कैसे, अब गौर से देखना। अगर मेरे पास इसका मैं स्क्वायर ले लूं, ऐसे हो जाएगा, हाँ, आंसर क्या आ जाएगा, टू आई टू टू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये मेरे पास ये वाला सेक्शन क्या आ गया, अगर मैं इनिशियल वैल्यू को जीरो भी कंसिडर कर लेता हूँ, इनिशियल वैल्यू जीरो, फाइनल वैल्यू आई है, वो पुट करके अगर हम लोग फाइनल वैल्यू करते हैं तो क्या बन जाएगा,
I square by 2 ओवरऑल एवरेज वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं, इनिशियल वैल्यू को 0 पुट करने हैं एंड देन उसके अंदर पुट करने, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर मीन स्क्वायर वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे। यहाँ तक बात समझ में आ गई जी जी एवरीवन? कैन आई गो टू द नेक्स्ट पॉइंट? या yeah. तो बेसिकली हमारे पास जितने भी मीटर्स होते हैं वो करंट एंड वोल्टेजेस की कौन सी वैल्यूज को मेजर कर रहे होते हैं, एवरेज, एवरेज मीन, या सॉरी एवरेज, स्क्वायर रूट वैल्यू, जिनको हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज को कहते हैं। सो आई आर एम एस किसके इक्वल होगा, अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर ओवर 2, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, आई नॉट इंटू 1/√2। 1/√2 जो है वो 0.7 की इक्वल होता है, तो दिस वुड बी इक्वल टू 0.7 आई नॉट। सिमिलरली वी आर एम एस भी किसके इक्वल होगा, 0.7 V naught. That is the meaning of root mean square value. Okay. Okay. ओके अब आप एक दफा इसको देख लो, फिर मैं आपको कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स और रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेजेस एंड करंट की वैल्यूज होती हैं उनके फेजेस को भी जरा शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस कराता हूँ कि उनकी फेजेस आपस में क्या होते हैं।